हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माई सेल्फ लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं अपने रेनबो का सेकेंड चैप्टर, अ रूम 10/8 बाई K.S. दुग्गल, और जनरेशन गैप को लेकर के बहुत ही बढ़िया तरीके से ये स्टोरी कही गई है और हमारे को भी ये मैसेज देती है कि ये जनरेशन गैप ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन, जो ये इस प्रकार का जो पीढ़्यांतर है उसको कम करने की आवश्यकता है। और इस स्टोरी के माध्यम से ये मैसेज दिया है K.S. दुग्गल ने, करतार सिंह दुग्गल ने। हमने 2 पार्ट पढ़ लिए थे, 3rd पार्ट पे आते हैं हम। और देखिए लेसन 2 अ रूम 10/8, जिसमें हमने स्टोरी को K.S. दुग्गल द्वारा लिखी गई कहानी को पढ़ा है। बढ़ते हैं हम आगे और आप सभी पूरा ध्यान देंगे बढ़िया तरीके से। हाँ, लाइक और शेयर तो आपको करना ही है। बेल आइकन वाला घंटी आपको कहा ही है कि शिक्षा के मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। सब्सक्राइब के लिए तो आपको बोला ही है। बढ़ें आगे। सबसे पहले हम लेते हैं जो वर्ड्स पूछे गए थे उसकी मीनिंग, और उसके बाद में हमारा ये चैप्टर शुरू करते हैं, जिसमें हमने 2 पार्ट पढ़ लिए हैं। देखिए, मैंने एक शब्द दिया था झाड़ू, उसके लिए था ब्रूम, और झाड़ू के अलावा इमली, टेमेरिन, 2 शब्द दिए हुए। इसके अलावा एक था नेपोटिज्म, उसका अर्थ होता है भाई भतीजावाद। भाई भतीजावाद। भाई भतीजावाद था एक, तो जिसको लेकर के आपको बताया था एक गार्बेज यानी कचरा, रिफ्यूज जिसको बोलते हैं, ये वर्ड्स थे। देखिए, ब्रूम के लिए, टेमरिन के लिए भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म कचरा, गार्बेज, रिफ्यूज, ब्रूम यानी झाड़ू, टेमरिन यानी इमली। ठीक है, हम पढ़ रहे थे 10/8 इसको लेकर के K.S. दुग्गल ने किस प्रकार से हमारे को जो भी जनरेशन गैप है, उस जनरेशन गैप को कैसे अभिव्यक्त किया है इस स्टोरी के अंतर्गत, जिसमें 10/8 रूम मिस्टर मलिक जो कि सर्विस करते हैं उसको लेकर के, और मिसेज मलिक जो इनकी पत्नी हैं, किस प्रकार से वो दिल्ली में रह रहे थे। मकान का निर्माण कार्य भी उन्होंने किया है। अब वो रह पाते हैं कि नहीं रह पाते, आगे क्या घटना होती है, उसको लेकर के हम बहुत बढ़िया तरीके से आज पढ़ने जा रहे हैं। आपका ध्यान इधर हो, सभी इधर, आपस में किसी प्रकार की चर्चा नहीं, आपको पूरा, हाँ, पढ़ाई से संबंधित बात करें। बिल्कुल। और रूम 10/8 इसका नेक्स्ट में क्या है कि देन दे वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली। अब वापस क्या हुआ, वापस मिस्टर मलिक की ट्रांसफर दिल्ली से हो गई, बाहर कहीं भेज दिया, वहां से स्थानांतरण, तो शिफ्टिंग अलग जगह करनी पड़ेगी। मिसेज मलिक वॉज हैप्पी। अब देखिए यहाँ पे मिसेज मलिक वॉज हैप्पी, ट्रांसफर हो गई लेकिन मिसेज मलिक हैप्पी थी, खुश थी। क्यों? मकान किसने ले लिया? रिक्विजन कर लिया, मकान सरकार ने ले लिया है, टेकन ओवर कर लिया है, अधिग्रहित कर लिया है। अच्छा, वो थोड़ी एंग्री तो हुई थी, गुस्सा हुई थी, लेकिन मिस्टर मलिक ने कहा कि इससे हमारे को अच्छा खासा किराया मिलेगा। ये सुनते ही मिसेज मलिक, हाँ ठीक है, पैसे की बात हो गई तो फिर आपको पता ही है, तो वो बड़ी खुश हुई। ट्रांसफर हुआ फिर भी। शी वुड नो मोर सी हर हाउस, रिग्रेट नो नॉट बीइंग एबल टू लिव इन इट। अब उसको ये पछतावा नहीं रहेगा कि जो मकान बना हुआ है उसको देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुद का मकान, जो मकान की नहीं तो क्या, मकान को देख करके मन बड़ा विचलित होता, दुखी होती,
कि मकान तो मेरा बन गया है, लेकिन हम उसमें रह नहीं पा रहे हैं, सरकार ने अधिग्रहित कर लिया है। तो उसको देख देख करके ना सामने हो तो फिर आपको पता ही है, मन में बड़ा दुख रहता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो दिल्ली से बाहर जा रहे हैं, तो अभी मकान देखने की जरूरत नहीं है, किराया आ ही रहा है। ठीक है, तो लिव इट इन इट एंड देन थिंकिंग ऑफ द सब्सटेंशियल रेंट्स। सब्सटेंशियल मीन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ रेंट। कहने का अर्थ बहुत बड़ी मात्रा में जो उनको किराया मिला था, बहुत बड़ी मात्रा में जो रेंट किराया मिल रहा था, तो इससे क्या हुआ, फील कंसोल्ड, अपने आप को सांत्वना दी उसने कि चलो, काफ़ी सांत्वना महसूस की उसने कि चलो किराया आ रहा है बढ़िया, लार्ज अमाउंट में सब्सटेंशियल आ रहा है, तब अच्छी बात है। अभी उस मकान की तरफ देखा ही नहीं उसने। ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो स्थानांतरण कार्य जब भी उनका होता था, दे हैड टू वेट फॉर मेनी ईयर्स। देखिए, दिल्ली से ट्रांसफर हो गई है, बाहर हो गई है, अब वापस कब वो दिल्ली आए, सरकार वापस उनका मकान दे और वो उसमें रहना शुरू करे। हर किसी की इच्छा होती है, खुद का मकान है तो फिर बाहर किराए पर क्यों रहे। तो काफ़ी समय लगा, मैनी मोर ईयर्स फॉर अनदर टर्म ऑफ पोस्टिंग इन दिल्ली, कि दिल्ली में उनकी पोस्टिंग हो जाए। तो दिल्ली में पोस्टिंग होने के लिए इस टर्म के लिए, इस बारी के लिए वो अब उनको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा, काफ़ी समय तक। और इसी दौरान क्या होगा, इन द मीनवाइल, इसी दौरान क्या होता है, मिसेज मलिक्स मदर इन लॉ पासेज अवे। उस समय पास्ड अवे, मिसेज मलिक की जो मदर इन लॉ मतलब सास, वो पास्ड अवे क्या हो गया, गुजर गई, देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया। तो यहाँ ध्यान दीजिए सभी कि मदर इन लॉ जो है उसका देहावसान हो गया है, लेकिन इन्होंने जो मकान बना रखा है उसमें आपको पता है एक रूम जिसकी साइज क्या रखी गई है, 10x8, किसके लिए रखी गई, मिसेज मलिक ने अपनी मदर इन लॉ सास के लिए रखी। सास तो चली गई, तो इस रूम का नेक्स्ट में क्या होगा, वही तो इस बात में, इस कहानी में मेन इंटरेस्टिंग पॉइंट यही है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा कि किस प्रकार से दिल्ली से बाहर उनकी ट्रांसफ़र हो गई है और मिस्टर मलिक विथ फैमिली बाहर जा रहे हैं, और मिसेज मलिक को अब पछतावा नहीं है कि अपने मकान को देख करके दुखी होगी, ऐसी चीज़ रहेगी नहीं, क्योंकि बाहर जा रहे हैं दिल्ली से। और साथ ही साथ जब अच्छा खासा किराया आ रहा है तो बड़ी खुश थी वो, और बाद में एक से दूसरे स्थान पर उनकी ट्रांसफ़र होती रही, वापस दिल्ली में उनकी पोस्टिंग हो, इसके लिए उनको काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ा। और इस दौरान क्या होता है, मिस्टर मलिक की माताजी की डेथ हो जाती है। मिस्टर मलिक की माताजी तो मतलब मिसेज मलिक की सास, तो उनका देहावसान हो गया। आगे क्या हुआ, देयर डॉटर हैड बीन मैरिड। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इस दौरान क्या हुआ कि उनकी जो पुत्री है उसकी शादी कर दी गई। समय जैसे भी बीता तो उन्होंने अपनी पुत्री की शादी कर दी। इन अ वे, इस तरीके से दे वर लकी, इस प्रकार से वे लकी थे, भाग्यशाली थे, दैट देयर हाउस हैड बीन रेंटेड टू द गवर्नमेंट। लकी इसलिए थे कि सरकार ने उनके मकान को किराए पर ले रखा था, और किराया भी अच्छी खासी सब्सटेंशियल, अच्छी खासी मात्रा में, अमाउंट में आ रहा था। उस किराए के कारण क्या है कि इनको जो भी शादी वगैरह का जो भी खर्चा था, उस काफ़ी एक्सपेंसेस होते हैं, तो उसमें काफ़ी है वो हेल्प मिली बहुत बढ़िया तरीके से। तो इस प्रकार से उनके लिए तो एक प्रकार से सुहावना, एक प्रकार से सोने पे सुहागा जैसी बात होती है ना, वो चीज़ हो गई। प्राइवेट टेनेंट्स आर सच अ हेडेक। प्राइवेट जो होते हैं टेनेंट्स, किराएदार, टेनेंट्स यानी जो किराएदार होते हैं, हेडेक यानी सिर दर्द वाले, सर दर्द, सिर दर्द
देखिए हेडेक शब्द हमारे बुजुर्ग कभी बोलते हैं, देखिए इंग्लिश उनको नहीं आती लेकिन वो क्या ये हेडेक कौन ले। अब उनको ये ध्यान नहीं कि ये इंग्लिश का वर्ड है जिसका मीनिंग हेड एक सिर दर्द है, लेकिन वो बोलते हैं, चाहे वो ओल्ड एज वाले हैं और पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं है, कभी नहीं गए, लेकिन वो इस वर्ड को यूज़ करते हैं हेडेक। तो वो शब्द ये है। देखिए इंग्लिश हमारी जो डेली रूटीन जो डायलेक्ट जो लोकल लैंग्वेज है उसमें भी है। तो जो प्राइवेट टेनेंट्स होते हैं वो काफ़ी सिर दर्द वाले होते हैं, कहने का अर्थ है काफ़ी परेशानियां खड़ी करते हैं। कई बार कहते हैं ये मकान में कमी है, वो कमी है, ऐसा करो वैसा करो, टाइमली और रेगुलरली किराया उनका आता नहीं है। देयर इज़ नो एंड टू देयर कंप्लेंट्स, उनकी जो शिकायतें होती हैं, कंप्लेंट्स होती हैं, उनका कोई भी पार नहीं होता। एंड डिमांड्स और मांग भी काफ़ी, ये इसमें ऐसा करो उसमें ऐसा करो यूँ। एंड देन दे आर मोर ऑफन देन नॉट रेगुलर इन द पेमेंट ऑफ रेंट। अच्छा, दूसरी बात, रेगुलरली पेमेंट देते नहीं है वो, जो प्राइवेट टेनेंट्स होते हैं वो रेगुलर पेमेंट देते नहीं हैं। लेकिन सरकार तो यहाँ पर इरेगुलर नहीं थी, वो रेगुलर उनको पेमेंट दे रही थी। इसलिए मिसेज मलिक्स हाउस हैविंग बीन रिक्विजन बाय द गवर्नमेंट, और उनका जो मकान था वो सरकार ने अधिग्रहित कर लिया था। रिक्विजन, अधिग्रहित बाय द गवर्नमेंट, सरकार द्वारा। द रेंट वाज क्रेडिटेड, क्रेडिटेड मीन्स डिपॉजिटेड, और किराया डिपॉजिट हो जाता था टू देयर बैंक अकाउंट, उनके बैंक खाते में एवरी मंथ रेगुलरली, नियमित रूप से, रेगुलरली नियमित रूप से, कंटिन्यूसली, उनका मतलब जैसे ही पूरा जो टाइम पीरियड होता मंथ का तो उसके अकॉर्डिंग वो किराया जमा कर देती थी सरकार। टाइमली किराया मिल रहा है। अच्छा, बेटी की शादी कर दी उन्होंने, तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो इसलिए उन्होंने भी दिमाग में इस प्रकार की कोई हेडेक, इस प्रकार का कोई सिरदर्द उनके हुआ नहीं। लेकिन यदि प्राइवेट टेनेंट्स होते हैं तो वो सिरदर्द होते। तो इसको लेकर के प्रश्न कई बार ऐसा पूछा गया है बोर्ड में, ध्यान रखें कि जो प्राइवेट टेनेंट्स होते हैं वो हेडेक क्यों होते हैं, क्योंकि वे एक तो टाइमली किराया देते नहीं हैं, उनकी बहुत सारी कंप्लेंट्स होती है, बहुत सारी उनकी डिमांड्स होती है, इस कारण से प्राइवेट टेनेंट्स को हेडेक माना गया है। ये ध्यान रखना है विशेष तौर पे। बढ़ते हैं आगे। ओनली देयर सन रिमेन यानी रहा, टू बी मैरिड नाउ। अब पुत्री की शादी हो गई, अब पुत्र की शादी बाकी है। सन जो है, पुत्र की शादी अब उनके बाकी रह गई, दूसरे कार्य उन्होंने काफ़ी कर लिए हैं। और मिस्टर मलिक थॉट, तो मिस्टर मलिक ने सोचा दैट दे वुड रेदर बी डन विथ इट बिफोर ही रिटायर्ड। मिस्टर मलिक ने सोचा कि रिटायर हो जाऊं, सेवानिवृत्त हो जाऊं, उससे पहले यदि ये काम भी हो जाए तो काफ़ी कितना अच्छा रहेगा। इन सर्विस सब काम पूरे हो जाए, मकान बन गया है, बेटी की शादी हो गई है, और माताजी की जो डेथ हो गई थी तो उसको लेकर जो खर्चे वो भी उन्होंने पूरा कर दिया, और अब बेटे की शादी रह गई है। ये काम हो जाए तो फिर निश्चिंत, ये वो सोच रहे थे। तो वो चाहते थे कि जो रिटायर्ड हो जाए, सेवानिवृत्त, उससे पहले ये काम हो तो ठीक है। देयर सन हैड बीन मैरिड, और ये काम भी उन्होंने कर दिया, जो सोचा वही हो गया। मिस्टर मलिक हैड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, रिटायर हुए उससे पहले बेटे की शादी कर ली, बाद में सर्विस से रिटायर भी हो गए, सेवा से निवृत्त भी हो गए। बट देयर हाउस हैड नॉट येट बीन रिलीज्ड, लेकिन सरकार ने अभी उनके मकान को रिलीज नहीं किया था, एक प्रकार से वेकेटेड नहीं किया था, खाली नहीं किया था। बाय द गवर्नमेंट, सरकार ने उनके मकान को वेकेट, खाली नहीं किया। और मिस्टर एंड मिसेज मलिक लिव्ड विथ देयर सन एंड डॉटर इन लॉ,
अपने पुत्र और पुत्रवधू के साथ में अभी भी वो रहते थे। कहाँ पे? इन अ रेंटेड हाउस, किराए के मकान में अभी भी रह रहे हैं। खुद का मकान तो बना हुआ है लेकिन वो सरकार के पास है, सरकार ने रिक्विजन कर रखा है, अधिकृत कर रखा है। उन्होंने बेटी की शादी कर ली, बेटे की शादी हो गई, सब कुछ, खुद भी सेवा से निवृत्त हो गए, रिटायर्ड हो गए, लेकिन अभी भी सरकार से उनका एक प्रकार से वो करार पूरा नहीं हुआ है। इसलिए सरकार ने अभी इनको मकान है वो लौटाया नहीं है, मालिकाना हक इनको अभी डी रिक्विजन नहीं किया है। इसलिए देखिए आगे क्या होता है। मिस्टर मलिक वाज स्टिल फाइटिंग विद द गवर्नमेंट। फाइटिंग का अर्थ यहां संघर्ष से है, लड़ाई मतलब सरकार से उनका संघर्ष जारी है। वो अपने मकान को वापस ओनरशिप लेने के लिए, मकान की ओनरशिप, मालिकाना हक, स्वामित्व प्राप्त करने के लिए अभी भी संघर्षरत है। और कोई उसका कारण रहा होगा, हो सकता है जो भी, किसी भी कारण से, तो वो प्रक्रिया चल ही रही है फॉर द रिलीज ऑफ द हाउस, कि सरकार उनके मकान को वेकेट करे, खाली करे। व्हेन हिज एंड केम, ये प्रक्रिया उसमें वो व्यस्त थे कि सरकार कब, संघर्षरत थे, मकान खाली करे सरकार। लेकिन तभी क्या हुआ, उनका एंड नज़दीक आ गया, उनका अंत समय आ गया। ही पास्ड अवे, और मिस्टर मलिक की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, देहावसान हो गया, उनका स्वर्गवास हो गया। पास्ड अवे विदाउट बीइंग एबल टू लिव इन हिज हाउस इवन फॉर अ डे। देखिए स्थिति क्या बनी, खुद का मकान भी बना लेकिन वो उस मकान में रह नहीं पाए। तो कहने का अर्थ क्या है, यानी ये तो जनरली संसार में हम आते हैं ना, तो व्यक्ति अच्छे पुण्य, अच्छे कार्य जो है उनको साथ में ले जाता है। तो मिस्टर मलिक ने काफ़ी कुछ किया, लेकिन कहा गया है कि क्या करेगा सोना चांदी, क्या करेगा हीरे मोती, क्या करेगा सोना चांदी, क्या करेगा हीरे मोती, अच्छी तरह से जान ले बंदे, कफन में जेब कभी नहीं होती। तो कहने का अर्थ है मिस्टर मलिक जो है व्यस्त थे पैसे कमाने आदि में सब कुछ, लेकिन अपने उस मकान में एक दिन भी वो रह नहीं पाए और संसार से गुजर गए, प्रस्थान हो गया उनका। अब क्या हुआ, नाउ विद इन 3 मंथ्स, ध्यान दीजिए यहाँ पे 3 महीने बाद, लगभग 3 महीने के अंदर द हाउस वाज डी रिक्विजन। मिस्टर मलिक की डेथ के बाद, उनकी मृत्यु हो गई, उसके 3 महीने बाद, 3 महीने बाद क्या हुआ, उस मकान को डी रिक्विजन किया गया, सरकार ने उनको लौटा दिया। किसको? वैकेट कर दिया, यहाँ पे खाली कर दिया है, ओनरशिप दे दी है, यहाँ पर डी रिक्विजन कर दिया है, एक प्रकार से वैकेट कर दिया है, वैकेंट कर दिया है, खाली कर दिया। किसके लिए? मिस्टर मलिक फैमिली के लिए। और सरकार ने उनको रिटर्न कर दिया वो मकान, जो ओनरशिप थी वो लौटा दी। और मिसेज मलिक्स डॉटर इन लॉ, ध्यान दें, मिसेज मलिक्स अपोस्ट्रोफ करके एस काके की, तो मिसेज मलिक की डॉटर इन लॉ यानी पुत्र वधू वॉज कीनर, ये अधिक उत्सुक थी, अधिक कीनर यानी अधिक उत्सुक, इसको थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट था, मोर इंटरेस्ट था देन मिसेज मलिक टू शिफ्ट टू हर ओन हाउस। ओन हाउस स्वयं का घर, क्योंकि घर तो इनका ही है, पुत्रवधू है तो, लेकिन वो मालिकाना में हक में उसमें भी उसका भी आता है। तो पुत्रवधू को बहुत अधिक रुचि है, अधिक उत्सुकता है, वो जितना जल्दी हो सके नए मकान में कब शिफ्ट हो जाएं। हालांकि 3 महीने बाद में सरकार ने अब डी रिक्विजन तो कर दिया है, अब कब शिफ्ट हो उसको लेकर के। तो मिसेज मलिक, जिसने इस मकान के निर्माण में बहुत अधिक पर्सनली, उसने बहुत सारे ऐसे पेन्स, दर्द देखे, दुख दर्द देखे, सामना किया, तो उससे भी अधिक उसकी पुत्रवधू डॉटर इन लॉ इंटरेस्ट है, कीनर है, इंटरेस्टेड है
इसमें उत्सुकता रखे हुए कि कब हम उस नए मकान में शिफ्ट हो। ये तो इसमें देखिए किस प्रकार से कि अभी भी मिस्टर मलिक फाइटिंग, कहने का संघर्ष चल रहा था सरकार के साथ, और तभी क्या हुआ, संघर्ष वो पूरा भी नहीं हुआ कि उनका एंड आ गया, वो गुजर गए और अपने उस मकान में एक दिन भी रह नहीं पाए। अब मिस्टर मलिक की मृत्यु के 3 महीने बाद में सरकार ने उस मकान को डी-रिक्विजिशन कर दिया, वापस उनको लौटा दिया, खाली कर दिया मकान, ओनरशिप दे दी। तो मिसेज मलिक जो है उसकी पुत्रवधू ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है, रुचि भी है उसको कि कब नए मकान में, खुद के मकान में वो शिफ्ट हो। इसको लेकर के बढ़ते हैं हम आगे। द मोमेंट दे वर रिस्टोर्ड पोजीशन, ओनरशिप, कहने का अर्थ है जब उनको मालिकाना स्वामित्व जिसको कहें, अब उनको स्वामित्व जब मिला, वो पल ऑफ द हाउस, उस घर का जो भी स्वामित्व है जब उनको मिला, शी हैड इट पेंटेड एंड पॉलिश्ड एंड स्टार्टेड शिफ्टिंग। अब मिसेज मलिक ने क्या किया, अपने मकान की पेंटिंग का काम, मतलब कलर वगैरह, रंग रोगन, पॉलिश, जो भी फर्नीचर वगैरह है उसके पॉलिशिंग का काम भी हुआ, स्टार्टेड शिफ्टिंग, और कब हमारे को वहाँ पर शिफ्ट होना है, वहाँ जाकर के बसना है, इसकी तैयारियाँ शुरू हुई। तो गृह प्रवेश तो पहले होता ही है, आपको पता ही है, जो भी इनॉग्रेशन है किस प्रकार से हाउस का हो, तो उसकी तैयारियां शुरू हुई। द फर्नीचर डीलर हैड बीन ऑर्डर्ड टू सप्लाई अ नंबर ऑफ पीसेज। फर्नीचर डीलर को कहा गया, पहले इसको लेकर के प्रश्न भी आया, हमने पूछा भी है कि फर्नीचर में उसने कहा था कि शी वॉन्ट अलाउ ओल्ड पीसेज ऑफ वुड, वुडन फर्नीचर, कि जो लकड़ी का कोई भी एक लकड़ी का टुकड़ा भी जो ओल्ड होगा, पुराना होगा, उसको वो परमिशन नहीं देगी, सब नया फर्नीचर होना चाहिए, न्यू फर्नीचर। और न्यू फर्नीचर का ऑर्डर दिया उन्होंने, ऑर्डर भी दिया और साथ ही साथ उसकी सप्लाई का कार्य शुरू हुआ है, विच ही डिड। और इस प्रकार से जो भी फर्नीचर सप्लायर था, डीलर जो था, उसने ये काम कर दिया, या ही उसके लिए आया डीलर के लिए, डीलर ने ये काम कर दिया। दे हैड टू शिफ्ट ऑन मंडे मॉर्निंग। देखिए मंडे का हमने पहले कहा था, अब उन्होंने तय किया कि मंडे मॉर्निंग को शिफ्ट होंगे, बिकॉज मंडे वॉज द ऑस्पिशियस डे। सोमवार का शुभ दिन था और मॉर्निंग का समय निर्धारित किया गया कि सुबह के समय हम शिफ्ट होंगे जैसे भी हो। बट एज दे वॉक अप, लेकिन जैसे ही उन्होंने पहले तय कर रखा था, संडे के दिन बात उससे पहले भी हो रखी थी वैसे तय, तो मुहूर्त उन्होंने जो भी ऑस्पिशियस ओकेजन चुना था, लेकिन जैसे ही मॉर्निंग में, मंडे की मॉर्निंग को जैसे वो वॉकअप उठे जागे, तो क्या हुआ, दे फाउंड, उन्होंने पाया दैट इट वाज रेनिंग, हैवी रेन हो रही थी, भारी बारिश हो रही थी। द डाउनपॉर वाज रादर हैवी, और जो बारिश थी, डाउनपॉर जो, तो हैवी रेन हो रही थी, उस समय हैवी रेन था, भारी बारिश हो रही थी, मूसलाधार बारिश जिसको कहें हम, तो मूसलाधार बारिश हो रही थी। ऐसी स्थिति में शिफ्ट होना उनके लिए प्रॉब्लम बन गया कि इतनी भारी बारिश हो रही है, कैसे जाएं, सामान भी ले जाना है, ख़राब हो जाएगा, सब चीज़ें, ऐसा करके। तो इस पैसेज में क्या आया कि किस प्रकार से जब उनको स्वामित्व मिला, उनको जो भी रिस्टोर्ड पोजीशन मिला, तो उसके बाद में कैसे उन्होंने मकान की पेंटिंग, पॉलिशिंग और शिफ्टिंग का काम शुरू किया। और फर्नीचर डीलर जो था उसको ऑर्डर दिया गया कि आप है वो न्यू फर्नीचर जो भी है, तो उसकी सब व्यवस्थाएं भी उसने कर दी। इसके बाद में उन्होंने डे डिसाइड किया कि कौन से दिन को, तो मंडे मॉर्निंग उन्होंने शिफ्ट होने के लिए चुना। ये एक ऑस्पिशियस ओकेजन था उनके लिए, इसलिए उन्होंने उस तारीख को चुना। मॉर्निंग के टाइम में जब वो जागते हैं, देखते हैं कि उस समय डाउनपॉर जो है, हैवी रेन हो रही है, भारी बारिश हो रही है, तब क्या करें। बढ़े आगे। दे वेटेड एंड वेटेड, अब उन्होंने इंतज़ार किया, बहुत इंतज़ार किया, काफ़ी समय तक इंतज़ार किया। देन इट वॉज टाइम फॉर मिसेज मलिक्स सन टू गो टू द ऑफिस। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ऑफिस जाने की बात हो रही है। मिसेज मलिक का जो पुत्र है उसके ऑफिस जाने का समय हो गया, तो वो भी
सर्विस वगैरह करता है कुछ। इट वॉज डिसाइडेड, तब ये तय किया गया दैट दे वुड शिफ्ट इन द इवनिंग, कि अभी तो हैवी रेन हो रही है, लेकिन बाद में जैसे समय हुआ थोड़ा कुछ ऐसा मिला तो बेटे के ऑफिस जाने का समय हो गया, तो फिर ये तय किया गया, उसने कहा कि मैं ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस जाकर के वापस आता हूँ उसके बाद में, तो कहा कि चलो इवनिंग टाइम में हम शिफ्ट होंगे जो भी हो। लेकिन होता क्या है, इट कंटिन्यू टू रेन थ्रू आउट द डे, लेकिन पूरे दिन, थ्रू आउट द डे, होल डे, पूरे दिन बारिश, हैवी रेन होती रही, भारी बारिश होती रही। इट वॉज रेनिंग एज हैवीली एज यूर इन द इवनिंग ऑल्सो, जैसी सुबह हो रही थी वैसे ही शाम को भी भारी बारिश, हैवी रेन हो रही थी, बारिश जारी रही। मंडे बीइंग एन ऑस्पिशियस, शुभ, पवित्र, कि सोमवार उनके लिए क्या था, पवित्र दिन, एक प्रकार से शुभ दिन था। मिसेज मलिक वांटेड टू शिफ्ट इफ दे कुड, मिसेज मलिक चाहती थी कि यदि पॉसिबल हो, संभव हो तो आज ही शिफ्ट हो, ये बढ़िया रहेगा, सोमवार है, शुभ दिन है, मैं ये चाहती हूँ कि आज ही शिफ्ट हो जाए। तो मिसेज मलिक ने ये बात कही, तो क्या होता है उसमें नेक्स्ट में, तो उससे पहले देखिए यहाँ हमने इस पैसेज में कि उन्होंने काफ़ी इंतज़ार किया, बारिश हो रही थी, सोचा कि बारिश रुक जाए तो शिफ्ट होने के लिए जाएं, लेकिन तभी क्या होगा, मिसेज मलिक के जो पुत्र है उसके ऑफिस का टाइम हो गया, तो उसको ऑफिस जाना था। तब ये डिसाइड किया गया कि दे वुड शिफ्ट इन द इवनिंग, कि शाम को शिफ्ट करेंगे चलो। और ऐसी स्थिति में इट कंटिन्यू टू रेन थ्रू आउट द डे, पूरे दिन है वो बारिश होती गई। इट वॉज रेनिंग हैवीली एज यू आर इन द इवनिंग ऑल्सो, जैसी कि सुबह हो रही थी वैसी शाम को भी बारिश हो रही थी। और मंडे बीइंग एज ऑस्पिशियस डे, उन्होंने तय कर रखा था, पहले शुभ मुहूर्त दिखवाया था, तो कहा कि मंडे तो ऑस्पिशियस डे है। और मिसेज मलिक जो थी, मिसेज मलिक वांटेड टू शिफ्ट इफ दे कुड, वो चाहती थी कि यदि आज पॉसिबल हो, यदि ऐसा हो सकता था तो ठीक है आज ही शिफ्ट होया जाए। उसने अपने बेटे से अपनी बात कह दी कि कैसे भी हो, और नहीं तो फॉर्मल मूव ही चाहिए उसको ही सही, ठीक है ना, कि फॉर्मल मूव ही सही लेकिन किया जाए। अब क्या हुआ, आउट ऑफ कंसिडरेशन, यहाँ पे कंसिडरेशन एक प्रकार से ख्याल, फॉर हिज मदर, अपनी जो माँ है, अपनी जो माता है उसका ख्याल रखते हुए, यहाँ पर थोड़ा सा उसने ध्यान, शिफ्टिंग में तो क्योंकि उसकी पत्नी भी चाहती है शिफ्ट हो, और शिफ्टिंग में तो देरी या आनाकानी नहीं हुई, दूसरे कामों में जैसे आगे आएगा तो उसमें तो लग ही रहा, लेकिन यहाँ पे जो जनरेशन गैप की बात हो रही ना, जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन, संवाद की जो कमी, संवादहीनता जो है उसको लेकर के, तो यहाँ पे हम बात करते हैं। तो किस प्रकार से आउट ऑफ कंसिडरेशन फॉर हिज मदर द सन डिसाइडेड, उसने तय किया टू शिफ्ट इवन दो इट कंटिन्यू टू रेन हैवीली, कि भारी बारिश भले ही हो लेकिन माँ की बात का ख्याल रखते हुए, माँ ने जो बात, उसकी इच्छा का ख्याल रखते हुए, हालांकि इच्छा है कि नहीं वो रखी है कि नहीं वो तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन उसने शिफ्ट होने का तय किया कि चलो आज ही शिफ्ट होना है, चाहे वो फॉर्मल मूव हो। दे सेंड फॉर अ टैक्सी, उन्होंने एक टैक्सी मंगवाई, इन एडिशन, क्योंकि अतिरिक्त चाहिए थी, टू देयर ओन कार, खुद की कार तो है ही, एक टैक्सी और मंगाई ताकि जो कंपलसरी इस प्रकार की थिंग्स है, जो नीड्स है, नेसेसरी जो है उनके लिए चाहिए वो, एंड मेड ए फॉर्मल मूव, कि आज औपचारिकता कर दी जाए, जो भी औपचारिक रूप से शिफ्ट हो जाते हैं, और दूसरी बातें बाद में देखेंगे, कोई बात नहीं। द रेस्ट यानी शेष ऑफ द लगेज, लगेज यानी सामान, जो भी सामान है कुड बी शिफ्टेड लेटर, बाद में, लेटर यानी बाद में, कि आज तो फॉर्मल मूव हो जाता है, और जो हमारे को कंपलसरी इस प्रकार की नेसेसरी अनिवार्य वस्तुएं, चीज़ें जो भी चाहिए वो ले लेते हैं, टैक्सी में डाल देंगे, और दूसरा बाद में देखेंगे, इस टाइप से तय किया गया। इट वॉज रेनिंग इंसेंटली कंटिन्यूसली, कहने का अर्थ है उस समय बहुत ही भारी बारिश हो रही थी, और वो भी
कंटिन्यूसली हो रही थी, लगातार हो रही थी। सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार, कार की बैक सीट में बैठे हुए कौन बैठा है? मिसेज मलिक। मिसेज मलिक तो कार की पीछे वाली सीट पर है। कार कौन चला रहा है? बेटा, सन, डॉटर इन लॉ कहाँ पर है? तो वो है जो ड्राइवर के पास की सीट होती है। वह लॉस्ट इन मेमोरीज। मिसेज मलिक कार की पीछे वाली सीट पर बैठे हुए यादों में खो गई। वो क्योंकि आज अब शिफ्टिंग हो रही है, मकान को लेकर के उसने क्या क्या नहीं किया। मिस्टर मलिक को भी याद किया होगा, क्योंकि उनकी मेहनत का पैसा था, उसी से मकान बना था। और मिसेज मलिक खुद ने क्या क्या किस प्रकार से कार्य किए थे, वो सब चीज़ें वो याद तो करेगी ही। तो आगे क्या होता है, देखिए इसमें क्या हुआ कि किस प्रकार से जो मदर एक प्रकार से बात कहती है, तो उसमें बेटा भी उसका ख्याल रखते हुए कहता है कि चलो चाहे बारिश होगी तो भी हम शिफ्ट करेंगे। और टैक्सी बुलाई गई, खुद की कार भी ली, फॉर्मल मूव की बात कही गई और तय हुआ। और जो भी लगेज है सामान्य सा उसको लिया जाए और शिफ्ट। दूसरा जो सामान होगा भारी सामान, तो वो बाद में, उसको लेटर बाद में करेंगे। अब बारिश तो भारी हो रही थी, कंटिन्यूस भी हो रही थी। पीछे की सीट पर गाड़ी में बैठे हुए, कार में पीछे की सीट पर बैठे हुए मिसेज मलिक है, वो अपनी यादों में, लॉस्ट इन मेमोरीज, पुरानी यादों में खो गई है वो। और वो क्या कह रही है, देखो सोच रही है कि व्हाट पेन्स, दुख दर्द, परेशानी सी हैड टेकन व्हाइल द हाउस वाज अंडर कंस्ट्रक्शन, निर्माणाधीन। अंडर कंस्ट्रक्शन, निर्माणाधीन। जब मकान निर्माणाधीन था उस समय किस प्रकार से, जब इसमें लिखते हैं ना ये द, तो थोड़ा लाइन ऐसे रहती है ब्लैंक में। तो जब मकान निर्माणाधीन था उस समय मिसेज मलिक सोच रही है कि उसने क्या क्या दुख दर्द परेशानियां, किन विपत्तियों का सामना किया था, कैसे कष्ट उसने झेले थे। द डेज व्हेन शी मिस्ड हर मील्स, ऐसे दिन भी रहे थे जब वो मील, भोजन भी नहीं कर पाई थी, बिना खाना खाए भी उसने काम किया, मकान की देखरेख की। द डेज शी स्टूड इन स्कॉर्चिंग हीट, स्कॉर्चिंग मीन्स बर्निंग, बर्निंग हीट यानी गर्मी, बर्निंग मतलब झुलसाने वाली, झुलसाने वाली, हीट यानी गर्मी किसकी? सन, सूर्य की। सुपरवाइजिंग, निरीक्षण करते हुए, एक प्रकार से उसकी देखरेख। द वर्क इन प्रोग्रेस, जो कार्य प्रगति पर था, कि जब मकान बन रहा था और उस समय जो कार्य प्रगति पर था, उस समय उसने किस प्रकार से उस सूर्य की तेज धूप में काम किया, बिना भोजन किए हुए भी कई बार। द डेज शी वॉज ड्रेंच्ड, भीग जाना, भीग जाना, बिकम वेट, तरबतर हो जाना, पानी से तरबतर, भीग जाती थी। इन रेन, कि वो बारिश से तरबतर हो जाती थी, भीग जाती थी। भले ही वो छाता लेकर के खड़ी रहती, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति भी आई कि बारिश से वो भीग भी गई थी। वो दिन भी उसने देखे थे, वो दिन, उन दिनों को वो याद कर रही है। द आर्किटेक्ट, शिल्पी जो था, शिल्पकार जो था, हैड प्रिपेयर्ड, तैयार किया था, अ स्केच ऑफ द हाउस, घर का एक स्केच बनाया था उसने। इन कलर, रंग में ऐसा स्केच बनाया, इमेज ऐसी बनाई थी। द वे इट वुड लुक व्हेन कंप्लीटेड, जब मकान पूरा हुआ उस समय एक इस प्रकार का स्केच दिख रहा था। और जब पूरा हो गया कैसा दिख रहा है कि इट हैड द फिगर ऑफ द लेडी ऑफ द हाउस, कि ये जो फिगर था, ये रूप चित्र एक प्रकार का जो था, वो इमेज, वो स्केच जो था, वो किसका दिख रहा था कि लेडी ऑफ द हाउस, घर की जो लेडी है, मैंने कहने का अर्थ जो मालकिन। तो स्टैंडिंग, खड़े हुए, ऑन द वरंडा, बरामदे में, विथ अ बैक टुवर्ड्स द मार्बल पिलर, मार्बल यानी संगमरमर का, संगमरमर का जो पिलर यानी संगमरमर, और पिलर यानी स्तंभ, संगमरमर का स्तंभ, खंभा। तो एक ऐसा मार्बल पिलर था, वहां पर इस टाइप से इमेज स्केच बनाया गया था कलर आदि से, जिसमें ऐसा लग रहा है कि जो लेडी ऑफ द हाउस है
वो खड़ी है, दीवार का सहारा लिए हुए, उस पिलर का सहारा लिए हुए खड़ी है। अच्छा, उसमें क्या रूप चित्रण है वो थोड़ा आगे हम पढ़ेंगे, उसमें इस किस टाइप से बताया है। तो वो तो पहले उन्होंने देख के आए थे। तो मिसेज मलिक जो है वो ये सोच रही है कि किसका चित्र हो सकता है, क्या मेरा चित्र बनाया है या और किसी का। देखें, एलिगेंट एंड ग्रेसफुल, काफी सुहावना, एक प्रकार से आकर्षक है, सुंदर है, ग्रेसफुल है, अट्रैक्टिव है। चित्र काफी सुंदर है, बहुत मनमोहक दृश्य, मनमोहक चित्र है, रमणीय, सुंदर, ग्रेसफुल, अट्रैक्टिव आदि चित्र है वो। एन इमेज ऑफ कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन, किसकी? संतुष्टि की प्रतिमूर्ति। इमेज ऑफ कंटेनमेंट, संतुष्टि की प्रतिमूर्ति लग रहा था कि फुली सेटिस्फाइड, इस टाइप से वो चित्र बना हुआ है कि संतुष्टि की एक प्रकार से प्रतिमूर्ति वो चित्र लग रहा था। क्लेड विथ क्लोथ्स, कपड़ों में, इन मरून, मरून साड़ी, मरून कलर होता है, बादामी कलर होता है ना, बादामी कलर, मरून साड़ी। तो वो जो इमेज बनी हुई है उसमें जिस कलर का प्रयोग किया गया है वो मरून कलर है, बादामी कलर। अब आपको पता ही है कि अपने वैसे जो विधवा स्त्रियां होती है मरून कलर ज़्यादातर वो पहनती है, लेकिन आगे क्या मेंशन किया कि मिसेज मलिक फेल्ट दैट द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड हर। मिसेज मलिक तो ये सोच रही है कि आर्किटेक्ट ने उसका चित्र बनाया है, उसका स्केच बनाया है, बट शी नेवर वोर मरून कलर्ड साड़ी। लेकिन जो साड़ी का चित्र है, कलर जो है, तो साड़ी जो है उसका जो कलर है, रंग है, वो मरून कलर है। और मिसेज मलिक सोच रही कि मैं मैरून कलर कभी पहनती नहीं हूं, तब ये इमेज किसकी हो सकती है? द फिगर इन द स्केच हाउएवर, जबकि वॉज एज टॉल एज मिसेज मलिक, हालांकि उस स्केच की जो हाइट है वो मिसेज मलिक की हाइट से मैच करती है, लगभग उसकी हाइट, वो जितनी लंबी है उतनी ही उसको ऐसा लग रहा है। रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द पिलर, कहने का अर्थ खड़े हुए, सहारा लेकर के, रिक्लाइनिंग एक प्रकार से उसका सहारा लिए हुए, पिलर का सहारा लिए हुए, उसके विपरीत खड़ी हुई है। सी स्टूड द वे, वो ऐसे खड़ी थी मिसेज मलिक यूज्ड टू स्टैंड, जैसा मिसेज मलिक सामान्यतः खड़ी होती थी साइट पे, निर्माण स्थल जो था वहाँ पर, और जिस रूप में खड़ी होती थी उसी रूप में स्केच में भी चित्र ऐसा बनाया गया है। मरून कलर की साड़ी, इस प्रकार से वो स्केच बना रखा है और घर में बनाया हुआ है, उसको वो देख रही है। गाड़ी में पीछे बैठी हुई, कार में पीछे बैठी हुई मिसेज मलिक उन यादों में, ख्यालों में खो गई है, वो सब चीज़ें उसके दिमाग में आ रही है। मिसेज मलिक saw the figure in the sketch and would go and stand before the dressing table many a time, कई बार, वो कई बार ड्रेसिंग टेबल जो सजावट की होती है, जिसमें बैठ करके जिसके सामने अपने आप को तैयार किया जाता है, तो मिसेज मलिक ने, जो लेडीज़ यूज़ करती है, तो उन्होंने भी ड्रेसिंग टेबल जो थी वहाँ जा कर के कई बार अपने आप को देखा। ड्रेसिंग टेबल में जो भी मिरर वगैरह, दर्पण, कांच लगा हुआ होगा उसमें, कि मैं कैसी दिखती हूँ और वहाँ पर आर्किटेक्ट ने मेरा चित्र बनाया है, वो ये सोच रही थी। तो कई बार उसने ऐसा सोचा भी, और सी थॉट, ये भी सोचा दैट सी मस्ट शो दैट स्केच टू हर डॉटर इन लॉ सम टाइम। यहाँ भी ये भी सोचा कि वो क्या करेगी, कभी अपनी डॉटर इन लॉ को ये बताएगी कि देखो ये मेरा चित्र है, स्केच है। इसने ये भी सोचा कि इसको बताऊंगी मैं। अब क्या होता है आगे देखिए इसमें, कि काफ़ी है वो एलिगेंट, ग्रेसफुल लगते हुए, और संतुष्टि की प्रतिमूर्ति लग रही है मिसेज मलिक। काफ़ी है वो, उसने देखा कि आर्किटेक्ट ने एक वहाँ पर पेंटिंग भी की थी, एक प्रकार से स्केच बनाया था,
मरून कलर की साड़ी थी उसमें, लेकिन मिसेज मलिक सोचती है कि मरून कलर वो पहनती नहीं है, और उस मार्बल पिलर के अगेंस्ट खड़े हुए उसी की हाइट को मैच करता हुआ वो स्केच था। लेकिन उसके दिमाग में विचार भी आते हैं। उसने अपने आप को कई बार जो भी ड्रेसिंग टेबल है उसके सामने खड़ा रख करके इन चीज़ों को देखा भी था, किया भी था, और ये भी सोचा कि पुत्रवधू को बताएगी कि देखो कैसा मेरा फोटो चित्र रूप बनाया, बढ़िया। ऐसे उसने विचार किया, ख्यालों में खोई हुई है। लेकिन ख्यालों में खोई हुई आगे क्या होता है देखिए। हर डॉटर इन लॉ was sitting on the front seat। अब यहाँ पे जो डॉटर इन लॉ है वो बैठी हुई है कहाँ पर? फ्रंट सीट पर। वो फ्रंट सीट पर बैठी हुई है sitting in the front seat with her husband। तो वो देखिए इन इसलिए आएगा, जब भी कवर्ड सीट है तो उसमें हम इन यूज करेंगे। स्टूल पे आप बैठते हैं तो ऑन, लेकिन सीट पे है जो हमारे बॉडी को कवर करती है साइड से, तो ऐसी स्थिति में इन आएगा। इन प्रीपोजिशन का यूज होगा। जैसे पेड़ पर पक्षी बैठे हैं या बंदर बैठे हैं, मंकीज आर सिटिंग इन द ट्री आएगा, ऑन द ट्री नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। और आप पैदल जैसे जा रहे हैं, ऑन फुट इस रूप में आएगा। ये चीज़ें हैं जो जनरली यूज़ की जाती है। जैसे राइट इन इंक और राइट विथ अ पेन, इस टाइप से। पेन से लिख रहे हैं तो विथ का यूज़, लेकिन स्याही से तो राइट इन इंक, क्योंकि स्याही से हो रहा है इसलिए। स्याही कहाँ है? पेन के अंदर। पेड़ पर है तो इन द ट्री, ऑन द ट्री नहीं, ऑन का प्रयोग। हालांकि आपको लगेगा सही कि हाँ कि पेड़ पर है, लेकिन पेड़ का टॉप ऑफ नहीं होते हैं। जैसे बंदर बैठे हैं तो टॉप पे नहीं बैठ ही नहीं सकता वो, इसलिए इन द का प्रयोग होता है इन। ये ध्यान रखें, इन प्रीपोजिशन के रूप में जो ग्रामेटिकल यूज में। तो यहाँ पर देखिए, हर डॉटर इन लॉ वाज सिटिंग इन द फ्रंट सीट विद हर हस्बैंड। वो अपने पति के साथ में बैठी हुई है। मूविंग द रियर व्यू ग्लास ऑफ कार टुवर्ड्स हर। और रियर व्यू बैक साइड का, रियर व्यू मतलब जो जिसमें बैक पोर्शन को देख सकें। कार में वो मिरर जिसमें रियर व्यू ग्लास होता है, यानी हम देखिए ड्राइवर और जो पास की सीट बैठ रहे तो उसके पास में और कांच होता है जिसमें पीछे कौन बैठे हो देख सकते हैं, इस टाइप से। तो रियर व्यू ग्लास जो था, सी स्टार्टेड रिपेंटिंग हर लिप्स। कौन? डॉटर इन लॉ। अब मिसेज मलिक की जो डॉटर इन लॉ है उसने क्या किया? कांच को अपनी तरफ मोड़ा, अपनी तरफ किया, और साथ ही साथ क्या करना शुरू किया? रिपेंटिंग हर लिप्स। उसने अपने होठों पर लिपस्टिक लगाना शुरू की, रिपेंट करना शुरू किया। वेयर वॉज द नीड टू पेंट द लिप्स व्हेन दे वर गोइंग टू देयर ओन हाउस। अब मिसेज मलिक कह रही है कि यहां पर अब इन होठों को रंगने की कहां जरूरत पड़ी? जा तो अपने ही घर रह रहे हैं, अपने ही घर जा रहे हैं, तो फिर होठों को कलर करने की, एक प्रकार से लिपस्टिक लगाने की कहाँ जरूरत है? क्योंकि कोई पार्टी वगैरह में तो जा नहीं रहे हैं। एट द मोस्ट दे वुड ईट एंड देन गो टू स्लीप। ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? खाना खा करके सोना है। तो फिर ये लिपस्टिक का काम क्यों? स्ट्रेंज आर द वेज ऑफ मॉडर्न गर्ल्स। यह ध्यान दें कि किस प्रकार से कि जो भी आधुनिक मॉडर्न गर्ल्स है, आधुनिक जो लड़कियां हैं, आधुनिक जो वधुएं हैं, पुत्र वधुएं आदि, उसकी बात करें वो, कि वर्तमान की जो पुत्र वधुएं हैं, वर्तमान की जो लड़कियां हैं, बड़ी अजीब है। उनके नखरे बहुत ही अजीब टाइप के हैं, इस टाइप से वो सोच रही है। एंड हाउ द गर्ल टॉक्ड। और वो बात कैसे कर रही थी? कैसे? शी वॉज जैबरिंग इंसेसेंटली कंटिन्यूसली। इंसेसेंटली कंटिन्यूसली जैबरिंग, यहाँ पे कहने का अर्थ है स्पीकिंग सो लाउडली एंड कंटिन्यूसली। वो जैबरिंग एक प्रकार से बकबक करना, क्योंकि उसको तो बकबक ही लग रहा। क्यों? क्योंकि वाई मस्ट शी टॉक विद हर ओन हस्बैंड इन इंग्लिश। देखिए, वो पति से बात कर रही है
लेकिन किस में कर रही है? इंग्लिश में बात कर रही है। तो फिर इंग्लिश में बात करने की ज़रूरत कहाँ पड़ी? जब पास में सास बैठी है और पति है तो पति से इंग्लिश में बात क्यों? अब उसका कारण क्या? उसका इंग्लिश में बात क्यों कर रही है? इस पर मिसेज मलिक को ऑब्जेक्शन क्यों है? उसका कारण है क्या कि मिसेज मलिक हैड नॉट पिक्ड अप इंग्लिश। तो कारण है कि मिसेज मलिक को इंग्लिश समझ में नहीं आती थी। तो सीधी सी बात है, वहाँ पे आप भी यही ध्यान रखें हमेशा, जब पेरेंट्स बैठे हैं और हम अपने पेरेंट्स को समझ में न आए इस प्रकार की यदि लैंग्वेज बोलते हैं तो वो माइंड करेंगे बिल्कुल। यही तो जनरेशन गैप यही तो हुआ। यानी आप इस टाइप से अलग लैंग्वेज में बात करते हैं ताकि पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को पता नहीं चले, तो उनके मन में बात आएगी बिल्कुल पता नहीं है क्या बकबक कर रहे हैं, यही कहेंगे, जैबरिंग होगा फिर, और करना भी नहीं चाहिए। शी हैड फेल्ड इन दिस ओनली। इन दिस ओनली मतलब स्पीकिंग लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, यानी कहने का अर्थ इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग में मिसेज मलिक काफ़ी उस समय पीछे रह गई, वो उसको सीख नहीं पाई इस लैंग्वेज को। दूसरे उसने जो सी हैड अकम्प्लिश्ड यानी पूरा करना, कंप्लीट करना, एवरीथिंग, इसके अलावा इंग्लिश के अलावा मिसेज मलिक को ऐसी कोई बात नहीं थी जिसमें वो पीछे, हाँ सभी काम आते थे लेकिन यहाँ वो पीछे रह गई इंग्लिश। यहाँ तक कि एवरीथिंग एल्स इन लाइफ शी लर्न्ड बॉलरूम डांसिंग। देखिए बॉलरूम डांसिंग, यहाँ तक कि मिसेज मलिक ने बॉलरूम डांस भी सीख लिया था। बॉलरूम डांस क्या होता है? वेस्टर्न कल्चर, एक वेस्टर्न कल्चर रिलेटेड डांस होता है, पाश्चात्य सभ्यता से संबंधित डांस होता है। और उसमें जनरली ये भी होता है कि पति पत्नी एक दूसरे की कमर में हाथ डाले हुए और इस प्रकार से डांस आदि करते हैं, बॉलरूम डांस वो इस टाइप से कहलाता है। तो वेस्टर्न कल्चर का है, जिस इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं की जाए तो अच्छा है, लेकिन आपको मीनिंग बता दिया ऐसे। तो उसने यहाँ तक कि पाश्चात्य सभ्यता का बॉलरूम डांस भी सीख लिया था, लेकिन वो पीछे किस में रही थी? नॉट पिक्ड अप इंग्लिश, अंग्रेजी उसको अच्छी नहीं आती थी मिसेज मलिक को। तो यहाँ पर उस समय जब पुत्रवधू इंग्लिश बोल रही है तो उसको लगा कि बकबक कर रही है। तो यहाँ देखिए इस पैरा में क्या हुआ कि डॉटर इन लॉ जो है फ्रंट सीट पर बैठी है और हस्बैंड के पास में बैठी है, रियर व्यू ग्लास से देख रही है, अपने आप को संवार रही है और अपने जो लिप्स है उसको रिपेंट कर रही है। और साथ ही साथ तो ऐसी स्थिति में मिसेज मलिक सोचती है कि अब कहाँ ऐसे ये कार्य करने की कहाँ ज़रूरत है, जाना तो घर ही है, जा कर के खाना खा के सोना ही तो है। और आजकल की लड़कियां, आजकल की पुत्रवधुएं बड़ी नखरे वाली होती है, उनके नखरों का कोई जवाब नहीं, इस प्रकार से वो बातें करती है। और वो इंग्लिश में भी पुत्रवधु जो है अपने पति के साथ इंग्लिश में बात कर रही थी और इसको लेकर के भी मिसेज मलिक को थोड़ा ऑब्जेक्शन वगैरह तो था ही। और मिसेज मलिक को इंग्लिश आती नहीं थी, उसने दूसरे सब कामों में अपने आप को एक्सपर्ट बना दिया था, दक्ष थी, लेकिन कुशल थी, स्किल कर दिया था, लेकिन इंग्लिश नहीं आती थी। यहाँ तक कि उसने बॉलरूम डांस भी सीख लिया था। इस प्रकार से काफ़ी हम आगे इसमें बढ़े हैं, बढ़िया तरीके से मिसेज मलिक किस प्रकार से आगे, ये अभी विचारों में खोई हुई है, अभी घर पहुँचे नहीं है, घर पहुँचेंगे उस समय वो नेक्स्ट में हम लेंगे। लेकिन देखिए आगे हम इस बात को लेकर के बढ़ें उससे पहले तो ये आज का जो हिस्सा था पोर्शन, थर्ड पोर्शन में हमने ये चीज़ें ली है, किस प्रकार से मिसेज मलिक अपने आप को अकेलापन जनरेशन गैप में महसूस करती है। प्रश्न जो वर्ड्स मीनिंग को लेकर के हैं आज मैं आपको दे रहा हूँ, उसमें आप देखिए कौन कौन से हैं। एक तो आपके लिए जो शब्द दिया जा रहा है उसमें देखिए, एक तो है लगेज, दूसरा है लैंग्वेज, लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, ठीक है। और इधर जो है एक शब्द आ रहा है आपके खरपतवार, और दूसरा है बगीचा। एक शब्द है खरपतवार, एक है बगीचा। इसको आप इंग्लिश में लिखेंगे
इधर लैंग्वेज और लगेज और लैंग्वेज, तो इन दोनों के अर्थ। पूरे विश्वास है कि स्टोरी काफ़ी रुचिकर है, आप पूरा अच्छे ध्यान से पढ़ रहे हैं। हाँ, एक बात और, लाइक और शेयर आप इसमें जब देख रहे हैं तो लाइक भी करें, शेयर भी करें अधिक से अधिक ग्रुप्स में, जहाँ भी आप फेसबुक, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से, और जुड़े रहिए। मिलते हैं हम अगली क्लास में इसी के बाकी हिस्से को लेकर के। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।